लखनागंज पुलिस स्टेशन पांडे को फोन पर पटेल के एक लंबी सांस लेने की आवाज सुनाई दी और वे जानते थे कि फॉरेंसिक अधिकारी फोन के उस पार से भी पांडे के उत्साह को महसूस कर सकता था। बताओ, पांडे ने अपनी सांसें रोकते हुए कहा जब वे पटेल द्वारा खोजे गए नतीजों को सुनने के लिए तैयार थे। पहले शिकार पर हमें जो 3 उंगलियों के निशान मिले उनमें से 2 खुद उसी के थे, यानी बिशु के और उसकी पत्नी कुहू के। तीसरे फिंगरप्रिंट का क्या? वही सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों में हमें उसका कोई मिलान नहीं मिला। हालांकि हमें वही उंगलियों के निशान दूसरे और तीसरे शिकार के शवों पर भी मिले हैं। वह निश्चित रूप से कातिल हो सकता है, पांडे ने इस बड़ी कामयाबी पर उत्साहित होते हुए कहा। इससे यह बात भी साफ हो गई कि कुहू कातिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट केवल पहले शिकार पर ही मिला था। इसीलिए मैंने कहा कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है, तीनों अपराध स्थलों पर एक ही उंगलियों के निशान मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि इन अपराधों के लिए कोई एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। पांडे का उत्साह चरम पर था और जैसे जैसे पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ रहे थे, असली कातिल को पकड़ने की संभावना से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पांडे ने पूछा, लेकिन वह है किसका? पटेल? खैर, हमारे डेटाबेस में तो कोई मैच नहीं मिला, लेकिन मुझे हमेशा राष्ट्रीय डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस से भी जांच करना पसंद है। बस दोबारा पक्का करने के लिए, तुम तो जानते ही हो। पांडे ने अपने दांत भींचे। पटेल की यह सबसे आगे रहने की होड़ उनकी फॉरेंसिक कला जितनी ही मशहूर थी। तो क्या तुम्हें वह राष्ट्रीय डेटाबेस में मिला, व्योमकेश बख्शी? वे खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाए। वाकई उल्लेखनीय है, पटेल ने रहस्य को और बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने नाटकीय प्रभाव पैदा करने के लिए थोड़ा ठहराव लिया और अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगे। यह किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे पहले लॉकडाउन के दौरान इसके लिए रुकना, दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पांडे का मुंह खुला का खुला रह गया। सरकार को चुनौती देने वाले गांव के किसी कमजोर बुजुर्ग की कल्पना करना जितना हास्यास्पद था, उतना ही असंभव भी। क्या तुम्हें यकीन है पटेल? मेरा मतलब है, ये लोग किसी ट्रैफिक वार्डन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर? गांव का कोई आदमी नहीं है पांडे, पटेल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में मनोरंजन का भाव था। फिर? पांडे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो वे कालीबन की डाकिनी जैसी किसी अलौकिक शक्ति का नाम सुनने से डर रहे हो। मुंबई की एक पत्रकार, जाहिर तौर पर उसने स्वास्थ्य मंत्रालय और महामारी के दौरान उसके खराब प्रबंधन की आलोचना करते हुए एक किताब लिखी थी। पत्रकार शब्द सुनते ही सब साफ हो गया। पांडे जानते थे कि वह एक संदिग्ध थी, सामान्यता के मुखौटे के नीचे, बीनीथ द मास्क ऑफ नॉर्मलसी। पांडे को इंटरनेट पर पढ़े लेख से उस किताब का नाम याद आया। पटेल ने खुलासा किया, हां, ममता मैथ्यूज। पांडे गहरे सदमे में थे, फॉरेंसिक टीम की इस खोज की हकीकत को समझने में असमर्थ। भला उसके उंगलियों के निशान तीनों पीड़ितों पर कैसे आ सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या वे तीनों पीड़ितों पर थे? हां पांडे, तीनों पर। वास्तव में उसका खून से सना हुआ फिंगरप्रिंट पेट के चारों ओर फैला हुआ था। पोस्टमार्टम के अनुसार कातिल बाएं हाथ से काम करने वाला है। पांडे को याद आया और उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ममता का वह सौम्य चेहरा और उनकी बातचीत के दौरान उसके पेन पकड़ने का तरीका उनके दिमाग में कौंध गया। पहेली के टुकड़े अपनी जगह बैठ रहे थे, लेकिन एक खौफनाक अनिश्चितता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हां, यह अनुमान पेट से बाहर छिटके खून के पैटर्न और पीड़ितों पर बाएं हाथ के प्रहार के बल पर आधारित है, पटेल ने स्पष्ट किया। पांडे एक कट्टर शाकाहारी थे और जब उन्होंने सोचा कि वह लहूलुहान दृश्य कैसा रहा होगा, तो उनका पेट मसोसने लगा। उन्हें लगभग उल्टी होने को आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहली बार बिशु की लाश को पेड़ के ऊपर देखा था। लेकिन एक और चीज है जो मुझे पता चली है, पटेल ने आगे जोड़ा। बताओ, क्या है वह? यह ममता मैथ्यूज, वह कुछ समय बाल सुधार गृह में रह चुकी है। क्या? हां,
रिकॉर्ड खंगालते समय मुझे राष्ट्रीय अभिलेखागार में कुछ रिपोर्ट मिली। मैं तुम्हें ईमेल के जरिए अटैचमेंट भेज रहा हूं ताकि तुम हार्ड कॉपी का इंतजार किए बिना अपनी जांच आगे बढ़ा सको। पटेल ने सेंड बटन पर क्लिक करते हुए कहा। लो, भेज दिया। हार्ड कॉपी मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगा। मुझे अब जाना होगा। अपना ख्याल रखना। पांडे। हां, तुम भी। धन्यवाद। बाय। जैसे ही पांडे ने फोन रखा, उनके पूरे शरीर में प्रत्याशा और घबराहट की एक सिहरन फैल गई। ममता मैथ्यूज, वह महिला जो महज कुछ मिनट पहले उनके केबिन से बाहर निकली थी, उसके उंगलियों के निशान हत्या के शिकार सभी लोगों पर दर्ज थे। क्या वह वाकई एक सीरियल किलर हो सकती है? क्या पीड़ितों को सिर्फ दिल का दौरा पड़ा था, या उसने उन्हें कुछ दिया था? लेकिन ऐसा होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता। तकनीकी रूप से उसने किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन वह एक ऐसे गांव के 3 पुरुषों को निशाना क्यों बनाएगी जहां वह पहली बार आई थी? उसका मकसद क्या हो सकता था? यह समझना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन सबूत साफ थे। ममता और उन तीनों पीड़ितों के बीच एक गहरा संबंध था। पांडे को याद आया कि ममता ने जिक्र किया था कि कैसे उसने उनकी झोपड़ी के सामने से गुजरते हुए बिशु को अपनी पत्नी को पीटते सुना था, और फिर दूसरे शिकार गुट्ठा के साथ उसकी सीधी बहस हुई थी। अंत में वह इंद्र से मिलने गई थी, ठीक उसी दिन जब उसके ड्राइवर का कत्ल हुआ था। क्या ममता काली बनने की डाकिनी की ओर से बदला ले रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने खुद न्याय करने का बीड़ा उठा लिया था, भले ही इसके लिए उसे जान लेनी पड़े? ममता एक जटिल चरित्र थी जिसके इरादे रहस्यमयी और पेचीदा थे। पांडे ने पटेल द्वारा भेजा गया ईमेल खोला। उसमें 1999 और 2002 के स्कैन किए गए फाइल रिकॉर्ड थे। उन्होंने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। ममता ने, जब वह महज 6 साल की थी, अपने अनाथालय के एक सुरक्षा गार्ड को चाकू मार दिया था और उसे कुएं में धकेल दिया था। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। एक कागज में प्रभारी मनोचिकित्सक ने उसे एक ऐसी मानसिक स्थिति से पीड़ित बताया था जिसके कारण उसे बार बार मतिभ्रम, ऐसी चीजें दिखना जो असल में न होता था। पांडे को वह लेख याद आया जो उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर ममता के बारे में सर्च करते समय पढ़ा था। एक विरोधी पत्रकार द्वारा लिखे गए उस लेख में ममता के पीटीएसडी की आलोचना की गई थी, और यह शंका जताई गई थी कि क्या वह फिर कभी पत्रकार बनने के योग्य भी है। बचपन के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। पांडे ने अन्य स्कैन किए गए दस्तावेजों की जांच की। वहां कुछ कस्टडी से जुड़े दस्तावेज भी थे। उनमें से एक के नीचे उन्होंने एक हस्ताक्षर देखा। वह उसके अभिभावक का था। वह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने इसे पहले कहां सुना था? उन्होंने तुरंत अपना नोटपैड उठाया और ममता द्वारा लिखी गई आखिरी प्रविष्टि को देखा। बांद्रा के सेंट जोसेफ अनाथालय के फादर साइमन फ्रैंको से संपर्क करें। पांडे वापस स्कैन किए गए दस्तावेज के नीचे लिखे नाम पर आए। वहां साइमन फ्रैंको के हस्ताक्षर थे। पांडे ने कमिश्नर कार्यालय को फोन किया और बांद्रा के सेंट जोसेफ अनाथालय के फादर साइमन फ्रैंको से बात कराने का अनुरोध किया। 10 मिनट बाद उन्हें बांद्रा के अनाथालय का लैंडलाइन नंबर मिल गया। जब उन्होंने उस नंबर पर फोन किया तो उन्हें पता चला कि फादर साइमन आज अनाथालय में नहीं थे। वे अचानक अस्वस्थ महसूस करने के कारण रात के लिए निकल गए थे। उन्होंने किसी भी तरह का व्यवधान न डालने का अनुरोध किया था। हालांकि पांडे ने उनका निजी नंबर लेने पर जोर दिया और आखिरकार उन्हें वह नंबर मिल गया। 15 मिनट पहले मुंबई पछतावा एक वरदान था। जब ऑटो रिक्शा जुलाई की उम्मस भरी हवा में फायर ब्रिगेड मुख्यालय से आगे दक्षिण की ओर और मिर्जा गालिब रोड को पार करते हुए तेजी से बढ़ा, तो फादर साइमन फ्रैंको अपनी आत्मा को झकझोरती हुई हवा को महसूस कर सकते थे। ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर बैठे फादर साइमन अपने विचारों को समेटने की कोशिश करते हुए शहर को तेजी से पीछे छूटते देख रहे थे। एक त्वरित स्नान और शेव के बाद वे शालीन लग रहे थे, लेकिन वे अभी भी घबराए हुए थे। कर्मी रानी के शरीर का बरगद के पेड़ से लटकता हुआ वह भयानक दृश्य उनके जहन में बना हुआ था। ऑटो रिक्शा ने दाहिना मोड़ लिया और एक संकरी सड़क में दाखिल हुआ।
था जहां माचिस के डिब्बों की तरह कई गेस्ट हाउस एक के ऊपर एक टिके हुए थे। आखिरकार 3 व्हीलर सड़क के आखिरी लॉज के सामने रुक गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, ऑटो रिक्शा चालक को पैसे दिए और वाहन से बाहर निकल आए। जब वे लॉज की ओर बढ़ रहे थे तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके पास छाता नहीं था और बारिश ने उनके शरीर को भिगो दिया था। जब वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़े तो उनके कपड़े उनके शरीर से चिपक गए और उनके पेट में एक अनहोनी का डर बढ़ने लगा। फादर साइमन ने उस जर्जर निजी लॉज में प्रवेश करते हुए अपनी पछतावे से भरी आंखों से रिसेप्शन एरिया को खंगाला। उन्होंने डेस्क पर बैठे आधे नशे में धुत लड़के को नजरअंदाज कर दिया। गलियारे में कुछ लोग थे जिनमें ज्यादातर अविवाहित जोड़े थे। जैसे ही साइमन सीढ़ियों पर चढ़े उन्होंने अपना चेहरा अपनी बांह के नीचे छिपा लिया ताकि गलियारे में घूमने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित न हो। वे यहां पहले भी आ चुके थे और इस जगह का नजारा उनके भीतर शर्म और पछतावे की भावना पैदा कर रहा था। आखिरकार वे दूसरी मंजिल के आखिरी छोर पर एक बंद कमरे के सामने पहुंचे। उन्होंने चाबी निकाली और उसे खोला। जब वे अंदर गए तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। कमरे के उस शांत अंधेरे में अकेले खड़े होकर उन्होंने उन सभी गलतियों के बारे में सोचा जो उनसे हुई थीं। कमरा बिल्कुल साधारण था, जिसमें टूटे फूटे हार्डवुड के फर्श, एक धुंधला वैनिटी मिरर, श्रृंगार पटल और कोने में एक मुड़ने वाली खटिया थी। भले ही बांद्रा के अनाथालय में उनका एक प्रतिष्ठित पद था, लेकिन वे कभी कभी अपना चोगा उतार देते थे और पछतावे और शर्म की सताने वाली आवाजों से बचने के लिए बॉम्बे सेंट्रल के इस निजी लॉज के एक कमरे में शरण ले लेते थे। यह उनके पश्चाताप और शांति की जगह थी। उस गंभीर माहौल में उन्होंने बरसों पहले ले गए उस एक फैसले के बारे में सोचा जिसने उन्हें इस मोड़ पर पहुंचाया था। उन्हें वह घातक रात याद आई जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले जीवन के बजाय तपस्या का जीवन चुनने के लिए प्रेरित किया था। फिर भी वह क्षण तब आया जब सच उनके दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों से बाहर आने ही वाला था। साइमन ने अपना सेल फोन वैनिटी पर रखा, जिसके डिस्प्ले पर एक लिपटे हुए कोबरा का चिन्ह चमक रहा था। उन्होंने कपड़े उतारे, अपना चोगा खींचा और अपने कमरे के बीच में घुटनों के बल बैठ गए, जिससे उनकी पीठ पर खतरनाक रूप से लिपटा हुआ एक सांप का टैटू दिखाई देने लगा। ड्यूप में यह टैटू उन्होंने पादरी बनने से बहुत पहले बनवाया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने वैनिटी के दराज के अंदर हाथ डाला और एक मोटा कोड़ा निकाला जो अंदर करीने से लिपटा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कोड़ा लिया और खुद पर बार बार वार किया। पछतावा। वे कोड़े से बार बार खुद को मारते हुए अपनी नसों में दौड़ते दर्द को महसूस कर सकते थे। जैसे जैसे दर्द तीव्र होता गया उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उस बेचारी गर्भवती महिला को 30 साल पहले इंद्र और उसके वफादार ग्रामीणों के हाथों सहना पड़ा था। कोड़े के हर वार के साथ उन्होंने अपने कंधों से अपराध बोध और शर्म का बोझ कम होते महसूस किया और वे उस महिला की पीड़ा को कम से कम कुछ समय के लिए कम होते हुए महसूस कर सकते थे। हालांकि वे जानते थे कि ममता सच को उजागर कर देगी, क्योंकि यही उसकी नियति थी। उनका काम केवल रक्षा और सुरक्षा करना था, लड़ना और हमला करना नहीं। पश्चाताप। जब वे कमरे के सन्नाटे में अपने शरीर के जख्मों को घूर रहे थे, तभी वैनिटी पर उनका फोन बज उठा। वह एक अनजान नंबर से कॉल था। पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सन्नाटा छा गया। फिर वह दोबारा बजा। उनका हाथ धीरे से फोन की ओर बढ़ा। उत्तर देने से पहले वे एक पल के लिए हिचकिचाए। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने फोन उठाया और कहा, हेलो, क्या मैं फादर साइमन फ्रैंको से बात कर रहा हूं? फोन पर एक पुरुष की आवाज ने पूछा। हां, आप कौन हैं? फादर साइमन ने पूछा। उनका मलयाली लहजा उस पुलिस वाले के यूपी उत्तर प्रदेश के लहजे से बिल्कुल विपरीत था। मैं लखनगंज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर परशुधर पांडे बोल रहा हूं। क्या यह बात करने का सही समय है? लखनगंज का नाम सुनते ही लहूलुहान पादरी की नसें सिकुड़ गईं। अतीत के भूत आखिरकार उनका पीछा करते हुए पहुंच रहे थे।
उन्होंने खुद को संभालने के लिए कुछ पल लिए और जवाब दिया, हां, अभी बात की जा सकती है। साइमन को कोई अंदाजा नहीं था कि इंस्पेक्टर पांडे उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन वे निश्चित थे कि यह बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। क्या आप सुश्री ममता मैथ्यूज को जानते हैं? पांडे ने पूछताछ की। साइमन के हाथ कांप रहे थे, उनका गला सूख गया था और उनके माथे से पसीना टपक रहा था, क्योंकि वे आगे की बातचीत के लिए खुद को मजबूत कर रहे थे। हां, मैं जानता हूं, साइमन ने जवाब दिया। उनकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह ठीक है? मैं पक्का नहीं कह सकता, फादर साइमन फ्रैंको, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। उन्होंने मुझे शाम को बियरपुर से फोन किया था, लेकिन उन्होंने बातचीत के बीच में ही फोन काट दिया। मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन तब से उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे डर है कि उन्होंने गलती से अपना फोन जला लिया है। पांडे ने उस बात के आधार पर खुलासा किया जो ममता ने उन्हें कुछ घंटे पहले बताई थी। बिना कपड़ों के बैठे पादरी की सांसें चिंता से अटक गईं। लेकिन पांडे ने तुरंत जोड़ा, लेकिन वे शारीरिक रूप से ठीक हैं। फादर साइमन ने राहत की सांस ली, हालांकि उनकी चिंताएं पूरी तरह शांत नहीं हुई थीं। पांडे ने पूछा, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे ठीक हैं? कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने बाल सुधार गृह से उनकी मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखे हैं। उन दस्तावेजों में से एक पर आपके हस्ताक्षर और नाम थे, पांडे ने आरोप लगाने वाले लहजे में कहा। फादर साइमन को एहसास हुआ कि शाम को थोड़ी देरी के बाद आखिरकार सच का सामना करने का समय आ गया था। वे सालों से खुद को इस पल के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जो कुछ हो रहा था उसकी हकीकत का सामना करना अभी भी मुश्किल था। आपको मुझे सच बताना होगा, फादर साइमन फ्रैंको, वरना वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं, पांडे ने कहा। ममता विशेष थीं। वे 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाती थीं, लेकिन जब वे 6 साल की हुईं, तब मैंने उनके बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस की। आप उन्हें कब से जानते थे? जब वे एक बच्ची थीं, तब से इंस्पेक्टर। ठीक है, और आपने क्या अजीब बात नोटिस की? वह भूत चतुर्दशी की रात थी, दिवाली से एक रात पहले। अनाथालय का हर बच्चा खुशी खुशी अपने उपहार स्वीकार कर चुका था, लेकिन छोटी ममता को अपना उपहार नहीं चाहिए था। वे बस काली साड़ी वाली महिला के साथ खेलना चाहती थी। वह कौन थी? कोई ऐसी जो सिर्फ उनके द्वारा देखी जा सकती थी। एक काल्पनिक दोस्त? हमने भी यही सोचा था। हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कई बच्चे काल्पनिक साथी बना लेते हैं जब वे दोस्त नहीं बना पाते। यह एक मुकाबला करने का तरीका था, खासकर उन अनाथ बच्चों के लिए जिन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था। हालांकि चीजें तब हिंसक हो गईं जब एक दिन ममता ने अनाथालय के सुरक्षा गार्ड को एक चाकू से गोद दिया, जिसे उन्होंने रसोई से चुराया था। उन्होंने उस रात भागने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया। हमने उन्हें समय रहते पकड़ लिया, लेकिन वे मुझसे यही कहती रहीं कि यह सब काली साड़ी वाली महिला ने किया था। इसी तरह वे 1999 और 2002 के बीच बाल सुधार गृह में पहुंची। हां, इंस्पेक्टर, उन 3 वर्षों के दौरान वे गहन थेरेपी और उपचार से गुजरीं, लेकिन अंत में वे एक अलग इंसान बनकर बाहर आईं, लेकिन अपनी बचपन की सारी यादें खो चुकी थीं। पूरी तरह साफ, तबुला रासा। क्या उन्होंने उसके बाद कभी काली साड़ी वाली महिला को देखा? उन्होंने उसके बाद एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। मैंने अगले 10 वर्षों तक उन्हें हर दिन देखा, जब तक कि वे 2013 में कामकाजी महिला छात्रावास में नहीं चली गईं। लेकिन उनके पास एक अनोखा उपहार था, अगर मैं ऐसा कह सकूं तो। कैसा उपहार? पांडे उत्सुक लग रहे थे। वे अपने सपनों में चीजों को महसूस कर सकती थीं। हम इसे भविष्य दृष्टि कहते हैं। जैसे अस्पताल की छत के ऊपर एक आदमी की लाश जहां कोई नहीं जाता, कत्ल होने से पहले ही देख लेना। शायद। रुकिए, फादर साइमन पांडे के शब्दों पर हक्के बक्के रह गए। क्या आपने लाश कहा? हां, मुझे डर है कि मैंने यही कहा, लेकिन मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद, फादर साइमन फ्रैंको।
ममता मैथ्यूज के बारे में आपने जो जानकारी मुझे दी है वह अनमोल है। यह आज रात किसी और आदमी को लहूलुहान होने से बचा सकती है। रुकिए, क्या? इससे पहले कि फादर साइमन अगला शब्द समझ पाते, पांडे ने कॉल काट दिया था, जिससे पादरी गहरे सदमे और उलझन में रह गए। उन्होंने 2-3 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने ममता के नंबर पर कोशिश की, लेकिन वह अभी भी बंद था। फादर साइमन यह सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्हें जो कॉल आया था वह असली था या सिर्फ उनके दिमाग का भ्रम था। आखिरकार वे पिछले कुछ समय से लहूलुहान स्थिति में थे। उन्होंने कोड़े से अपने शरीर पर बने जख्मों को देखा। उन पर खून के थक्के जम चुके थे। क्या घटनाओं का वह क्रूर मोड़ भगवान की योजना थी या शैतान का खेल? उन्हें ममता के भविष्य की अनिश्चितता के लिए अचानक एक भारी डर महसूस हुआ। पैंडोरा का बॉक्स अब खुल चुका था। यह न्याय का समय था। साइमन फ्रैंको ने अपना चोगा पहना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उनकी पीठ पर ये बने सांप के टैटू को पूरी तरह से छिपा ले। चाबी उठाई और कमरे को बाहर से लॉक करने के बाद बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी गर्दन पर बने ताजा जख्म को छिपाने के लिए अपने कॉलर को ऊपर खींच लिया।